अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाही चौधरी। नाज़रीन, पिछले 3 माह हो गए तकरीबन कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इस पर बार बार प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब दुनिया के 51 ममालिक में तकरीबन ये वायरस फैला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इससे पहले कोई इस किस्म की इतलात नहीं थी। अब 2 पेशेंट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 केसेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके बाद से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से इसको डील करने की कोशिश की जा रही है, और उससे पहले भी जो इंतजाम किए गए हम चाहेंगे कि वो भी आपको बताएं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो मुअव्विन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि हालात जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में हैं और इसमें किसी किस्म का प्रेशर लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम इख्तियार कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 2.5% जो है वो इसमें अमवात की शरह है। कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे नुकसान जो हैं वो मुतवक्के नहीं है। और एक अच्छी खबर यह है कि WHO की जानिब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 32,000 से ज़ायद पेशेंट्स जो हैं वो इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। अब हमने इसको किस तरह से डील करना है और किस तरह से एहतियात करनी है, क्या इलामात होती हैं जो जनरली जो सिम्टम्स सामने आती हैं, और क्या एहतियात जो है वो हम कर सकते हैं जिससे इससे बचाव हो सकता है, और ओवरऑल क्या चीज़ें हैं जिन पर हम बात हो सकती है, और गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। मास्क के हवाले से ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि जो फेस मास्क है उसके हवाले से काफ़ी शिकायत भी मौसूल हो रही है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वाकई तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो ये मास्क लगाए रखें, और किस किस्म के मास्क आपने लगाने हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि WHO के मुताबिक हर शख्स को रिकमेंड नहीं किया जा रहा कि आप ज़रूरी ये मास्क लगाएं। और जो इलामात हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। आजकल वैसे भी पोलन का मौसम है और वेदर भी चेंज हो रहा है, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हर दूसरे बंदे को होता है, तो उसमें भी फिर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि असल मामला क्या है और किस तरह से इसको डील करना है। बहरहाल इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। जो पैनलिस्ट इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज से जो हमें ज्वाइन कर रही हैं वो डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हैं। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें वक्त देने के लिए। गवर्नमेंट क्या इंतजाम कर रही है वो सारे हम डॉक्टर साहिबा से जान पाएंगे। और यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर अंसर मकसूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शेर अली ख़ान साहब। जो डॉक्टर शेर अली ख़ान साहब हैं ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं ये मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा की तरफ मैं जाऊँगी, लाहौर स्टूडियो जाना चाहूँगी। पहले डॉक्टर साहिबा, तकरीबन 3 महीने से ये सारी खबरें चल रही थी, दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इससे मुतासिर भी हो रहे थे, इसके साथ साथ इसका इलाज भी किया जा रहा था। अभी हमारी गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, हम किस नहज पे जो इंतजाम है अपने मुकम्मल कर चुके हैं। मैं ये चाहूँगी कि ज़रा पब्लिक को इसके हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो इनिशियली तो गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि हम पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ को सिक्योर करें और जो वायरस है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर ना हो सके। मगर ये आपने देखा है कि अब तमाम कोशिशों के बावजूद ये वायरस इस वक्त पाकिस्तान में आ गया है। मगर इसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत लेट और बहुत एक छोटी तादाद में कि 2 पेशेंट्स हमें सिर्फ पॉजिटिव मिले हैं। तो इस लिहाज से ये कि अभी ये इतना बड़ा हमारे मुल्क में जो है ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। मगर इसको हमें अपनी आवाम को ये बात समझानी है कि गवर्नमेंट तो अपने एंड पे कर ही रही है कि हम लोगों ने मज़ीद जो विजिलेंस है वो स्ट्रॉन्ग कर दी है एयरपोर्ट्स के ऊपर। वहाँ पर अमला जो है उसकी तादाद बढ़ा दी है और जो रिक्वायर्ड वहाँ पे SOPs हैं वो सारे इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि एयरपोर्ट जो हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ हैं वो और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के और ईरान के, वहाँ पर भी जो है जो क्रॉसिंग्स हैं उसके ऊपर भी ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी होती है जो हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त आपके पास ED साहब भी मौजूद हैं, ये भी बताएंगे कि इनके हॉस्पिटल में भी एक बेहतरीन आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार है जहाँ पर इस वक्त एक पेशेंट भी मौजूद है। मगर उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 28 हॉस्पिटल्स जो हैं वो मार्क कर दिए गए हैं और तकरीबन वो तमाम शहर जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो और दूसरे बड़े शहर जो बॉर्डर एरियाज़ के पास है वहाँ इन सारी जगहों के ऊपर 28 हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो मार्क कर दिए गए हैं, जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ आता है तो उनको रिक्वायर्ड SOPs के मुताबिक जो है वो पूरा उसके उन लाइंस के ऊपर जो है उसको ट्रीट भी किया जाए और बाकी लोगों तक वो इन्फेक्शन फैलने से रोकी जाए।
इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर एरियाज इस वक्त, चूँकि मेन इशू इस वक्त हमें ईरान के बॉर्डर पे आ रहा है, बहुत से ज़ायरीन जो हैं वो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और उन्होंने अपने घरों को वापस आना है। उसके लिए एक प्लान जो है वो इन प्लेस हो गया है और वो ग्रेजुअली उन ज़ायरीन को लेकर आया जाएगा, मगर जो एक क्वारंटीन पीरियड होता है जिसके दौरान उनको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, तो वो बॉर्डर के एरियाज़ में ही, जो बलूचिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ से क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पे कैंप्स जो हैं वो NDMA की और उनके ताउन से बनाए गए हैं, जहाँ पे उन फेजेस में उन ज़ायरीन को वापस लाएंगे, वहाँ पर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और वंस वो क्लियर होते हैं तो फिर उनको उनके इलाकों में भेजा जाएगा। तो ये इस वक्त तमाम इकदाम हैं जो कि बाहर से आने वाले लोगों को, जो कि और जो एयरलाइंस के थ्रू जो लोग आ रहे हैं, तमाम एयरलाइंस को फॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान रोज़ लैंड करती हैं, तो वहाँ पर उनके पास वो फॉर्म है जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसके अंदर उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो मेंशन होगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो किसी ऐसी कंट्री से तो नहीं आ रहा जहाँ पर ये वायरस जो है वो मौजूद है। तो उन लोगों के ऊपर फिर विजिलेंस जो है वो मजीद स्ट्रांग हो जाती है। उनका डाटा जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो डाटा अपने पास रख रही है, और फिर उनके घर जाने के बाद भी जो लोग सिम्टम फ्री होते हैं उनसे भी जो है उनको प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उनको गाइड किया जाता है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सिम्टम हो तो आपने किससे रब्ता करना है, किस तरह रब्ता करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको समझा के भेजी जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस जो हैं वो तमाम मीडिया पे और ख़ास तौर पे हमारा अपना जो स्टेट चैनल है PTV, उसके ऊपर हर थोड़ी देर बाद नशर हो रहे हैं, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की और पैनिक से लोगों को इस वक्त हमने ये मैसेज देना है, और हुकूमत भी यही कोशिश करिए कि पैनिक ना क्रिएट हो, क्योंकि इसका हमने देखा है कि ये वायरस ज़ाहिर है इससे बहुत सारी फर्टिलिटीज़ हुई हैं, मगर ये उस हद तक डेंजरस नहीं है। इसको एहतियाती तदाबीर के साथ इससे निपटा जा सकता है। हमने अपनी तैयारी करनी है और तमाम कौम ने जो है इसके अंदर सपोर्ट करना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हमारे पास हैं, टेस्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सब नेगेटिव आ रहे हैं, स्वाइन 2 के, इनकी फैमिलीज भी नेगेटिव आई हैं, ये जो 2 मरीज आए हैं, और ये दोनों भी अब रूबा सेहत हो रहे हैं। तो हर मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस है। बस अवाम जो है उसने कोऑपरेट करना है और साथ देना है। इंशाल्लाह ताला हम मिलजुल कर जो है इस में से निकल आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर अंसर साहब की तरफ चलती हूँ। सब मैं ये चाह रही थी कि पहले हम इलामात के हवाले से भी बात कर लें कि क्या वो जनरल सिम्टम्स हैं जो इस वक्त हम आवाम को बता सकते हैं। दूसरा, जो डॉक्टर साहिबा बात कर रही हैं, जो किट्स आई हैं डायग्नोस्टिक किट्स, उसका क्या तरीका होता है, किस तरह से डायग्नोज किया जाता है और किस हद तक आप ये समझते हैं कि इसमें वो मौमिन साबित हो रही हैं? अच्छा, जहाँ तक तो इनकी सिम्टम्स का ताल्लुक है, देखें इसकी सिम्टम्स जितनी भी हमारी वायरल डिजीजेज हैं उनकी मिलती जुलती सिम्टम्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि रनी नोज होता है, हम फ्लू लाइक उसकी कंडीशंस होती हैं, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, और जब इसी तरह ये जो वायरल डिजीज़ है इसमें भी ये कॉमन फीचर्स हैं जो कि क्लिनिकल फीचर्स हैं। हमने क्या किया हुआ, या गवर्नमेंट ने क्या किया है, WHO की मदद से और हमारे जितने भी इन्फेक्शस डिजीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बाकायदा एक कोर ग्रुप बना हुआ था, अभी बना हुआ है, वो अभी भी इसके ऊपर मीटिंग्स करते रहते हैं। उन्होंने कोई 5-6 इसकी एक क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ कि इस क्राइटेरिया को हमने आगे लेके चलना है, और इस क्राइटेरिया में जो पेशेंट आता है उसको फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। नो, क्राइटेरिया क्या है? ये 4 सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं कि उसमें फीवर हो, ठीक है, फ्लू लाइक रनी नोज वगैरह हो, और उसके बाद सोर थ्रोट हो, और अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एक क्राइटेरिया जो इंक्लूड किया गया वो ये है कि उस पेशेंट की, सस्पेक्टेड पेशेंट की हिस्ट्री और ट्रैवल की, चाइना में अब ईरान भी उसमें ऐड हो गया, तो ये 2 ममालिक की अगर उसकी हिस्ट्री है ट्रैवल की, प्लस ये चारों में से कोई एक सिम्टम हो या 2 हो या 3 हो, या फॉर दैट मैटर चारों सिम्टम्स हो, उसको फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो हमारे आइसोलेशन वार्ड में आता है पेशेंट, और उसको फिर हम एक स्पेशल उसका थ्रोट स्वैब टेस्ट है जो कि किया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को फिर हम NIH लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर हमें बताते हैं कि ये पॉजिटिव तो या ये नेगेटिव है। कितना तवील होता है ये? ठीक है, क्योंकि उसमें खामखा उसमें एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जो कि फर्दर उसको पैनिक करती है। द थिंग इज़
कि ये एक फॉर्मेलिटी है या एक क्राइटेरिया है जो कि हमने पहले फॉलो करना है, फिर उसका टेस्ट लेना है, और वो NIH में वो सारी फैसिलिटी, जैसे मैडम ने भी कहा, आप सब लोगों को पता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो कि NIH में होता है, वो ठीक है। करते हैं और वो फिर हमें उसका अच्छा वो डॉक्टर साहब, रिजल्ट मुझे थोड़ा सा बताते ये हैं। भी बता दीजिएगा हाँ। कि जब इस किस्म की कोई खबर आती है या कुछ ऐसे होता है तो सोशल मीडिया फौरी एक्टिव हो जाता है, जी तो वहाँ पर इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी एक जो मैंने पढ़ा कि आप अपने सांस रोक के देखें 10 सेकंड तक, अगर आपको खांसी महसूस नहीं होती तो ये बड़ा आसान तरीका है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप इस वायरस का शिकार नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ ये है? सिर्फ एनेक्डोट्स हैं, आप कह रहे हैं इधर उधर से लोगों ने सुन सुना के जो बातें क्योंकि कर ये देते बहुत हैं। ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, लोग देखिए इसको इसका व्हाट्सएप भी कर रहे हैं एक एग्जैक्ट दूसरे को। डायग्नोसिस जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, नहीं, लेकिन आपको अस्थमा है, हाँ, जब आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप उसमें किधर भी 10 सेकंड रोक सकते रोक हैं? नहीं सकते नहीं हैं। possible। और इसमें सर वैसे भी चले मजीद इस पे हम बात भी करते हैं, डॉक्टर शेर अली साहब को शामिल कर लेते हैं। सर ये जिन इलामात की यहाँ पर बात हो रही है, तो पहले भी मैंने कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, तकरीबन हर दूसरे बंदे को ये कोल्ड फ्लू और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उससे वास्ता पड़ता है। फिर पोलन का मौसम शुरू होने वाला है, तो उसको किस तरह से हम फ़र्क करें, कैसे महसूस हो, क्योंकि लोग तो इस तरह से परेशान हो जाएंगे, एक बड़ा आपको पता है कि पैनिक क्रिएट हो जाता है। देखें, ज़रूरत इसी चीज़ की है कि लोग परेशान ना हो, बिल्कुल। और परेशान करने वाले परेशान ना करें। जैसे आप वो 10 सेकंड वाला फार्मूला, डॉक्टर अगर ऐसी बात होती तो फिर ये इतना ज़्यादा ये मेडिकल प्रोफेशन क्यों होता? 10 सेकंड वाला फार्मूला, जैसे मैंने अभी बात की है, अगर और आपको प्याज खाने से भी ठीक कहते हो जाता है, ये भी बता दें। वो जो अच्छा, प्याज कलौंजी का और प्याज नींबू का इस्तेमाल, नहीं, क्योंकि ये प्याज बहुत ज्यादा चल रहा है ना। प्याज का कहते हैं कि ये इमीडिएट इम्यूनिटी होती है इसमें। एक मुझे साइंसी तौर पे इसकी बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन सुनते आ रहे हैं कि अगर आप प्याज बचपन में जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे तो प्याज को ऐसे दबा के उसका रस निचोड़ के बगल में रखते थे तो बुखार हो जाता था। तो मेरा ये मतलब जब ये बीमारी हो जाती है फिर क्या मेडिकल हम साइंस क्या टनों के करे? हिसाब से प्याज खाने शुरू कर दें? वो भी नहीं वो भी पॉसिबल। नहीं पॉसिबल ना, असल वो में कोई देखिए, इन्फ्लुएंजा लॉजिकल उसमें जो देखना ये है कि ये चीज कितनी कलेक्टिवली नुकसानदेह है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंजा इससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह है और उससे डेथ होती है। इसका ये आम जुकाम है, जैसे आम जुकाम होता है, जिस बंदे को भी होता है वो अपना ये टाइम लेता है और फिर वो सेहतयाब हो जाता है। बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। अगर किसी का कंफर्म हो जाता है, अभी डिस्कशन हो रही थी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव भी है तो नो प्रॉब्लम, वो अपना टाइम लेगा, उसकी जैसे जुकाम के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी आ जाती है, वो गुजर जाएगा, दैट्स ऑल। सिर्फ जो कंप्रोमाइज लोग होते हैं, कंप्रोमाइज लोग मीन्स कि जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिससे उनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर है, एक्टिव हेपेटाइटिस है या बहुत ज़्यादा एडवांस डायबिटीज़ है या इस किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, वो फिर वही कहते हैं कि हम ये ज़्यादा वल्नरेबल वो लोग हैं। हम ऑटो इम्यून को भी नहीं करना, वो यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि लोग फिर उसको ले लेते हैं। इसमें बिल्कुल वो पूरी कौम अब मास्क के पीछे लग गई है, और जैसे अल्लाह ना करे कि ये एक वबा आ गई तो पता नहीं क्या हो पुश्तों जाएगा। के पुश्ते कुछ भी नहीं है। अब देखें चाइना जिससे ओरिजिन हुआ है, जिसमें वुहान सिटी से, हाँ, बिल्कुल वो वहाँ ज्यादा इसलिए फैल गई कि वो लोग तैयार नहीं थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या वो जो अगर वो जरासीम को टच कर जाएं तो वो फिर फैलती है। सही। तो अगर वो 80,000 में 2700 आप इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, तो कितने ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं जो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि नए नफस आ रहे हैं और पुराने लोग जा रहे हैं, तो वो एक बहाना बन जाता है ऐसी एपिडेमिक और फिर इस एज में तो किसी भी बीमारी का शिकार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ये चाहती हूँ कि मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं, प्रोफेसर साहब से जान लेते हैं। सर ये नोवेल कोरोना वायरस के हवाले से हमें बताइएगा, जो एक वायरस इसकी बड़ी फैमिली से इसका ताल्लुक है, एग्जैक्टली ये है क्या? मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। न्याजी साहब हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ा रहे थे जो है ना, मैं दोबारा उनकी तरफ जाऊंगी, इस पे बात करेंगे। दैट्स सो गुड। देखिए बात यह है कि हमें वायरसेस के बारे में जो है ना बेसिक ये जानना चाहिए कि हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है। मैं रेट्रोवायरोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि वायरसेस की कई किस्में हैं। अब इंसान का जो विरासती मादा है माँ बाप से आता है,
वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में आता है। ठीक है, उसमें से हमारा जो विरासती मादा है वो 10% वायरसेस से बना हुआ है, क्योंकि वायरसेस और इंसानियत ये साथ साथ ही चल रही है। अब ये कोरोना वायरस की मैं बात, कोरोना वायरस इज टोटली डिफरेंट वायरस। तो ये रिसेंटली जैसे जैसे हम इस दुनिया में रहेंगे, वायरसेस आते रहेंगे, हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो हमें जो स्ट्रेंथन करना है, हमें अपने, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे माशाल्लाह, हमें अपनी मेडिकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, हमें अपनी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है। फर्स्ट थिंग, वायरस कोई ज़िंदा चीज़ें नहीं है। ये जब किसी जिंदा खुलिए में जाता है तो फिर ही जाके आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना जी। दूसरी बात ये है कि वायरस जो होता है बेसिकली, इसमें इसका विरासती मादा होता है जो कि 7 किस्म का होता है। मैं मेडिकल वायरोलॉजी पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं अक्सर आई टॉक अबाउट दैट वन कि काश जो है ना हमारी जेनेटिक्स वायरसेस की तरह होती कि हम सुबह ब्लू आइस लेके आते, शाम को ब्लैक आइस लेके आते। वायरसेस डरना नहीं चाहिए। तो उस जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द एक प्रोटीन होती है, दैट्स व्हाट वायरसेस। इसको जब हम पढ़ाते भी हैं तो वी कॉल इट इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज नहीं करते। अब मीडिया और ये पैनिक जो है ना क्रिएट किया जा रहा है, वी शुड नॉट गेट वरीड एट ऑल। और मैं नौशीन साहबा, उनकी टीम और ओवरऑल पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को मैं अप्रिशिएट भी करूंगा। हम तो चाइना के साथ हमारा क्लोज बॉर्डर है, डेली लोग आ जा रही हैं, बट और फिर देखें ये ईरान, अफगानिस्तान या भारत में ये बहुत पहले से आ चुका, लेकिन हमने इतने इंतजामात कर लिए थे कि अब ये केसेस 2 सिर्फ हमारे पास आए हैं। हमने कंटेन किया और इंशाल्लाह मुझे बड़ी होप्स हैं कि यही इंशाअल्लाह करे यही 2 केस ही रहें और जो है हमें कोई इशू ही ना हो। डॉक्टर नौशीन साहिबा से फिर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, ट्रेनिंग के हवाले से हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या बाकी लोग जो हैं, उनको किस हद तक आप लोग इस हवाले से क्या कर रहे हैं। और दूसरा, मास्क के हवाले से हमने यहाँ पर भी बात की, तो उसकी भी प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई हो गई हैं, तो उस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या रेगुलेट किया जाएगा, ड्रैप की तरफ से कोई इकदाम, कोई आपने हिदायत उनको दी हो? जी देखिए, सबसे पहले तो ये हम इसकी मास्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक वो हुआ है। मास्क जो हैं वो अब बार बार एक चीज़ की क्लियर किया जा रहा है कि मास्क सिर्फ 3 किस्म के लोगों को ज़रूरत है। एक तो जो कि खुद मरीज़ है, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरों तक ना फैलाए। दूसरा, उन लोगों को इस प्रोटेक्टिव गेयर की ज़रूरत है जो कि इन मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं और इनके साथ कांटेक्ट में होते हैं और इनकी विसिनिटी में होते हैं और इनको डील कर रहे होते हैं। तो उन मेडिकल पर्सनल्स जो हैं उनको ज़रूरत है जो इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और तीसरा, ये जो आजकल आम ज़ुकाम, खांसी, बुखार भी फैला हुआ है, उनको भी अगर वो इस्तेमाल कर लें ताकि वो अपने इर्द गिर्द लोगों को मज़ीद वो इन्फेक्शन ना फैलाएं। क्योंकि इसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर 1 मीटर के अंदर आप पेशेंट के आते हैं, कोई इन्फेक्टेड बंदा जिसको ये इन्फेक्शन हुई होती है, अगर उसके 1 मीटर के अंदर आएंगे तो ये इन्फेक्शन जो है आपको लग सकती है। अगर आप दूर में होंगे या एक कमरे में भी होंगे तो WHO की एडवाइजरी के मुताबिक आपको रिस्क नहीं है। पर बहरहाल अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि वहाँ कोई इस किस्म का पेशेंट मौजूद है कि नहीं, कोई बड़ी गैदरिंग है, कोई पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे मास्क यूज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मगर जनरली अगर हम ये सोचें कि हम घर में मास्क पहन के बैठ जाएं या हम अगर बाहर अपना टहल रहे हैं या कहीं, तो हमें मास्क की ज़रूरत है। ये वायरस उस तरह से हवा में मौजूद नहीं है, इसके लिए आपको पेशेंट के 1 मीटर के अंदर होना होता है, तब ये वायरस जो है ये आपको लगता है। तो इसलिए, और दूसरा, मास्क के बारे में जो एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है, सबसे पहले तो ये किया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त हर किस्म के मास्क और दूसरे प्रोटेक्टिव गियर का एक्सपोर्ट जो है उसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि जब ये चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगती हैं तब भी शॉर्टेज हो जाती है और प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और अब जो बैन तो रुक गया, मतलब बैन की वजह से एक्सपोर्ट तो रुक गई, जो यहाँ पर मौजूद है और उसकी ज़खीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है और प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो ये ड्रैप के अंदर आता है। ड्रैप इसको रेगुलराइज करती है और क्योंकि ये मेडिकल डिवाइसेस में इंक्लूड होता है, तो ड्रैप की तरफ से जो फेडरल और प्रोविंशियल जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी जा चुकी हुई हैं और वो अपने अपने एरियाज़ में जो जो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है वहाँ पर वो दौरे भी कर रहे हैं, वहाँ पे वो छापे भी मार रहे हैं। और जहाँ पर भी इस किस्म की कोई रिपोर्ट मिलती है
उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। और ये क्रैकडाउन जो है ये भी इंशाल्लाह ताला, आज भी एक मीटिंग है इस सिलसिले की, तो उसके फौरी बाद जो है ये क्रैकडाउन टाइप का भी जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो इसके साथ साथ ये कि जो जिनके पास ये मास्क की मैन्युफैक्चर हो रही है उन सारी कंपनीज का डाटा मौजूद है ड्रैब के पास, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट खुद भी प्रोक्योर कर रही है, वो खुद भी, और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है बॉर्डर एरियाज़ पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे गवर्नमेंट खुद भी प्रोवाइड कर रही है। और इसकी प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए भी जो है वो तमाम एक्शंस जो है वो इस वक्त लिए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जल्द जो सिचुएशन है ये काबू में आ जाएगी, और जो मैकेनिज़म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन प्लेस जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, ये प्रोटेक्टिव गियर जो है इस वक्त इसकी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त ये जो हमारी जो चौकियाँ हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट के लिए इसके लिए बजट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपने बजट्स रिलीज कर रही है इसकी परचेज के लिए, और गवर्नमेंट जो है इसको प्रोक्योर कर रही है और ज़रूरत वाली जगहों पे पहुंचा रही है। जी ठीक है। और 1166 हेल्पलाइन भी है गवर्नमेंट की जिस पे जी बिल्कुल, और ये खबर फैलती है तो वहाँ पर वो नीम हकीम वाली जो चीज़ें होती है वो बड़े एक्टिव हो जाती हैं, वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं, तो उसको भी जी, बल्कि मुझे कल ही किसी ने बताया कि वो सरगोदा के किसी गांव से आए थे कि वहाँ तो लोग एक दूसरे के घरों में जाके एक दूसरे से माफ़िया मांग रहे हैं कि अगर हमसे कोई कमी कोताही हो गई है तो हमें माफ़ कर दो। वो बहुत ज़्यादा इन इलाकों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। मगर जो आपका चैनल है वो तकरीबन तमाम देही इलाकों में देखा जाता है, इसके ऊपर भी जो पब्लिक सर्विस मैसेज है वो चल रहा है। और उसके अलावा जो लोग अभी जैसे कि रिसेंटली जो वापस आए हैं ख़ासतौर पर ईरान से, तो उसमें देखा गया है कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन देही इलाकों में और दूर दराज के इलाकों से वो ज़ायरीन आए थे और वो अपने गांवों को और अपने इलाकों को लौट गए। उन सब का डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, और उन लोगों से इंडिविजुअली राब्ता करके उनकी काउंसलिंग भी हो रही है और उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि उनमें से किसी के अंदर किसी किस्म का कोई सिम्टम तो नहीं है। तो वो हर एंड के ऊपर इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल विजिलेंट है, और इंडिविजुअल केसेस के बेसिस के ऊपर हम इन सारे लोगों को जिनसे ज़रा सा भी इम्कान है कि वो बाहर से वायरस उनके साथ आ सकता है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। ठीक है। डॉक्टर नौशीन साहिबा हमारे साथ ही हैं, मैं दोबारा उनकी तरफ जाऊंगी। डॉक्टर अंसर साहब, सर इलामात के हवाले से हमने बात की कि एक जनरल जो सिम्टम्स होती हैं, सर फिर क्या किया जाए, एहतियात क्या करें जो अगर ये इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, या फिर ओवरऑल भी हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के मौसम की वजह से भी जो फ्लू और खांसी वगैरह चल रहा है, तो फिर एहतियात क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें एहतियात वही है जो कि जनरली एक जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं कि आप पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट को कम करें, मिनिमल रखें, जितना कम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, घर में आप जब छींक लेते हैं तो उसका एक तरीका है, या तो आप टिश्यू पेपर यूज़ करो या अपनी बगल में आप करें, ताकि उसके जो छींक से जो WHO के प्रॉपर उन्होंने वो सारा बता रहे हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो कि एयरबॉर्न हो जाती है वो मिनिमाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए। तीसरा ये कि आप अपने हाथों को धोएं, अगर आप महसूस करते हैं आपने छींक हाथ रखा है, हाथ रख के आपने छींक मार दी है, तो आप अपने हाथों को धोएं। सर कितनी मर्तबा दिन में वॉश करें अपने हाथों को, जो साबुन के साथ वो कह रहे हैं कि अच्छी तरह से इसको वॉश करें, अगर आप बच जाए? वो देखें, ये नहीं कि आपने सारा दिन हाथ धोते हैं, जहाँ आपको शक पड़े कि नहीं जी मुझसे ये हो गई है, मैंने छींक मारी है तो मैंने हाथ रख लिया है, या ऐसी सरफेस पे आपने हाथ रख दिया, आपने छींक मारी है, आपका हाथ तो दूर है मगर टेबल पे अगर आपके उसके ड्रॉपलेट्स चलेंगे और आपने टेबल को हाथ लगा दिया तो आप उसको भी वाइप करें। और बाहर अगर आपका आना जाना है तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपको शक पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द या आपके घर के इवन अंदर भी ये अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो गई हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा घर के अंदर भी आप आइसोलेट कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं। एंड प्लस अगर जैसे हमने बताया कि आपको वो सिम्टम्स आ गई हैं और आपने कहीं ट्रैवल भी किया हुआ इन दो ख़ास एरियाज़ में, चाइना में या ईरान से, तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएँ। वहाँ पे हमारे आइसोलेशन वार्ड्स इस्टेब्लिश हुई हैं। जैसे पिम्स के रेफरेंस से हमने एक टोटली एक नई आइसोलेशन वार्ड एजेंसी वो डेवलप की हुई है। जैसे मैं आपको शुरू में भी कह रहा था कि हमारे पास शुरू में जब ये कोरोना वायरस का जब सिलसिला शुरू हुआ तो हमें ज़्यादा फिक्र ये थी कि जो चाइना से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं हमारे लोग,
हमने उनको कटेल करना था। वो तो हमने बड़ी खूबसूरती से कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर भी नहीं था। मगर अब ये वाला जो अभी जो सिनेरियो जो डेवलप हुआ है, जो कि ईरान के रेफरेंस वहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ से ज़ायरीन के बाद बहुत सारे आ भी चुके हुए हैं और अब तो उन्होंने उनको रोक भी तो लिया सर है कुछ कि ऐसे ज़ायरीन आपके पास भी हैं? वही मैं बता रहा था, कल हमारे पास आपने एकदम से नंबर हमारा कल इंक्रीज किया, कोई 30 to 35 पेशेंट्स सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो हैं ना वो हमारे पास आए हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड में 1 by 1 उन सब का रिकॉर्ड डिटेल में हिस्ट्री लिया है, फिर उनका पूछा है हमारे फिजिशियन ने, उनको वही चारों सिम्टम्स जो हमने शुरू में डिफाइन किए हुए हैं प्लस उनकी ट्रैवल हिस्ट्री लेके, अगर तो वो बिल्कुल ठीक थे, कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनको घरों को भिजवा दिया और साथ थोड़ी सी यही वाली इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि अपने आप को किस तरह आपने प्रिवेंट करना है। और जो हमें लग रहा था कि इन पेशेंट्स को हमने रिटेन करना है, 2 या 3 पेशेंट्स हमने रिटेन किए हैं, उनके वो स्पेशल टेस्ट लेके हमने NIH में भिजवाए हैं। जब वो रिज़ल्ट आएंगे अगर तो वो पॉजिटिव होते हैं फिर वो वहीं पे रहेंगे 14-15 दिन के लिए और साथ ही उनका वो अगर तो ट्रीटमेंट हमें जो डिफाइंड ट्रीटमेंट कितना टाइम लगता है आपको डायग्नोस होना तो अलग सी बात है, इलामात जाहिर होने में 14-15 दिन की या 28 दिन, ये भी पीरियड है इस डिजीज का जो एक ड्यूरेशन है कि जो हमारे वायरोलॉजिस्ट और क्लिनिशियंस ने जो की वो 14 डेज की है कि 14 डेज में अगर वो पेशेंट इन्फेक्ट हुआ है तो उसमें इन 14 दिनों में वो अलामात जाहिर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका क्वारंटाइन टाइम भी जो हमने रखा हुआ वो 14 दिन का ही रखा हुआ है। इन दिनों में अगर वो कोई सिम्टम्स आती हैं तो फिर पेशेंट को अकॉर्डिंगली डील कर लिया जाता है। और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं इसमें पेशेंट्स अगर कोई सिम्टम्स के साथ आते भी हैं तो वो उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर बुखार है तो बुखार के लिए आप उसको टेबलेट दे देते हैं। अच्छा सर, इसमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, अगर बुखार है तो पैराडोल ले लें। हाँ, और लेनी इसका जो स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट जो कि एंटीवायरल थेरेपी है वो तो शुरू होती है जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो फिर वो हमारे क्लिनिशियन सोचेंगे कि इसको हमने एंटीवायरल थेरेपी स्टेज पे देनी है कि नहीं देनी है। जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो ये कि देखिए बहुत सारी वायरल डिजीजेज हम ट्रीट कर लेते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशन जो सी है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट, और डेथ भी उसी वजह से, मोर्टेलिटी रेट भी उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत लेट आके डेवलप होती है वो वही है कि रेस्पिरेटरी निमोनिया वगैरह और उससे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है फेलियर में चला जाता है पेशेंट। उसकी तैयारी होना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं एक बार तो फिर डॉक्टर नौशीन साहिबा की तरफ जा रही हूँ, उन्हें एक मीटिंग में जाने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनसे मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर नौशीन साहिबा, मुझे एक तो मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त पब्लिक को मैसेज आप क्या देना चाहेंगी, दूसरा एक और चीज़ के मास्क के हवाले से बात हो रही है, जो सारे इकदाम हो रहे हैं, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, अगर इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए या जरासीम कुछ स्प्रे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस किस्म के इकदाम किए जाएँ कि वो मुख्तलिफ जगहों पर हो जाएँ तो उससे भी मेरा ख्याल है शायद फ़ायदा होगा। जी, ये जो स्प्रेज वाली बात है वो तो बिल्कुल इस वक्त जो प्लेन्स जिनके अंदर ये ज़ायरीन आ रहे हैं, अभी जैसे कल जो ईरान से जो लास्ट फ्लाइट आई है कल, उसको बिल्कुल वो मेन उसके ऊपर नहीं लाया गया बल्कि उसको एयरपोर्ट की साइड पे खड़ा करके उनको सारे पैसेंजर्स को उतारने के बाद वो जहाज़ जो है वो स्पेशल केमिकल से उसको साफ़ किया गया है और उनके ऊपर भी जो पैसेंजर्स थे जो रिक्वायर्ड रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो वाले उनको भी वो केमिकल से किया गया। तो इस किस्म के इकदाम भी किए जा रहे हैं। पर मेरा पैगाम इस वक्त सबके लिए ये है कि अभी आप लोगों ने भी कुछ फिगर्स डिस्कस किए थे, मैं उनको थोड़ा सा और एलेबरेट करना चाहूँगी कि इस वक्त अगर आप ये देखें कि अंडर 50 के जो लोग हैं ना उनमें तो ये फर्टिलिटी रेट 0.2% है। इवन जो 60 तक के भी लोग हैं, 60-65 के भी, उनका भी 1% जो है वो फर्टिलिटी रेट है। और बाकी 80 प्लस के लोगों में जिनमें बाकी बीमारियां हैं उनमें थोड़ा सा ये रेट हम लोग देखते हैं कि 2 से 3% तक हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये उस तरह से फेटल डिजीज़ नहीं है जिस तरह से और बहुत सारी जो एपिडेमिक्स हमारे दुनिया में आती हैं वो होती हैं। इसके अंदर से मेजॉरिटी लोग जो हैं 97% लोग जो हैं वो टोटली रिकवर कर जाते हैं और 80-85% लोगों को स्वाय पेनाडोल और मामूली एंटी हिस्टामिनिक जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं उसके वही उनके लिए काफ़ी होती है। पैगाम इस वक्त
ये है, और लोगों को समझने की ये ज़रूरत है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, गवर्नमेंट तो उनका डाटा रख रही है, गवर्नमेंट उनको समझा भी रही है, उनसे उनकी काउंसलिंग भी कर रही है, पर उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने आप को थोड़े दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन करें, अपनी होम आइसोलेशन में रहें, थोड़े दिन जो है वो लोगों से बाहर निकल कर मिलने जुलने से इज्तनाब करें, क्योंकि 14 दिन के अंदर अगर ये वायरस हो तो अलामात सामने आ जाती हैं। तो ये इस वक्त उनके लिए एक बहुत बड़ी सर्विस होगी अपनी कौम के लिए कि अगर वो ये हफ्ता 10 दिन या 12 दिन या जितना भी उनको वो वहाँ से आने के बाद यहाँ पर टाइम होता है वो क्वारंटीन पीरियड का, वो अगर वो अपने घरों में गुजार लें और पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं पब्लिक के साथ, बल्कि अपने घर वालों से भी एक डिस्टेंस रख के मिलें, तो ये सेल्फ क्वारंटीन जो है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आप रोज़ 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं डिफरेंट फ्लाइट से। अब चाहे वो चाइना या ईरान या उधर से नहीं भी आ रहे, मगर एयरपोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर हर मुख्तलिफ ममालिक के जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए एक एहतियाती तदाबीर जो है उसको ये लोग करें। अगर ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे बाहर से आने वाले जो लोग हैं, तो मैं समझती हूँ कोई रीज़न नहीं है कि ये कंटेन ना हो सके। चाइना में ये ऑलरेडी कंटेन हो गया है, वहाँ पर अब केसेस की तादाद जो है वो कम होने लग गई है, मगर चाइना से बाहर के ममालिक में केसेस की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान ने अभी तक बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, हमने इसको बहुत कंटेन करने में अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हो गए हैं। सिर्फ अब हमें इन सारे लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। अगर ये सब कोऑपरेट करेंगे और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला तमाम ज़रूरी इक़दामात लिए जा रहे हैं और इसका फर्टिलिटी रेट हाई नहीं, इसको रीअश्योरेंस जो है ये बार बार सबको कराने की ज़रूरत है। ये एक फ्लू टाइप का, जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ये फ्लू टाइप की एक चीज़ है, ये अपना नॉर्मल स्पैन गुजार के खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है और एक ज़िम्मेदारी जो है वो दिखाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान में कंटेन हो जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। डॉक्टर शेर अली साहब, सब पब्लिक के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं या फिर आप ये कहें कि ऑफिस वगैरह में जिनका डेली आना जाना होता है, स्टूडेंट्स को देख लें कि बड़ी तादाद आपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाना है, तो उनके लिए क्या हिदायत है? नथिंग, नॉर्मल, ओके मांग रहे हैं, बल्कि वो अपना रवैया ये अडॉप्ट करें कि वो ज़ख़ीरा-अंदोज़ी छोड़े और दूसरों के काम आने की कोशिश करें और अल्लाह से इस दुआ मौके पे जो मांगे। लोग स्टॉक कर रहे हैं सर, वही मैं कह रहा हूँ हवाले कि से जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की प्रीचिंग है उसके मुताबिक चले। कोई नथिंग इज रॉन्ग इन इट। ये पैनिक में बिल्कुल पड़ना ही नहीं कोई चाहिए। टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसी देखें हम मैं अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहा था कि वो बहुत सारे मास्क और लिबास पहन के ये चाइना या दूसरे कंट्रीज में लोग कर रहे हैं। देखें जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं वहाँ तो उनकी वैसे भी रूटीन है। हम लोग तो हम तो अपने डॉक्टर्स को बार बार ताकीद करते हैं कि ओवरऑल पहनो, तो वो नहीं पहनते। वहाँ तो वो जो जहाँ काम कर रहा है, जो SOPs हैं उसको उसके फॉलो करता मुताबिक है। वो मास्क और नॉर्मल भी उसी रूटीन में रहते हैं। ये इस एपिडेमिक की वजह से ये सारा नहीं पहन के जो नजर आ रहे हैं, ये वो उनकी एक रूटीन होती है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है। अभी ये है कि आप अपना अगर हो भी जाता है, आपको जुकाम महसूस होता है, तो जैसे हमारा तरीकाकार है, यखनी पिए, फ्रूट आजकल सिट्रस फ्रूट वगैरह है, इसमें विटामिन सी काफी होता है, अमरूद है। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद एक प्रोटेक्टिव निज़ाम हमारा रखा है कि जो जैसा मौसम होता है वैसा फ्रूट अवेलेबल होता है, वो फ्रूट लें। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला देखें अल्लाह ही है जिसने हम इस दुनिया में आए हैं और फिर उसका अपने निज़ाम में हमने जाना है। ये बहुत ज्यादा और साफ सुथरा रहना, ये सफाई मैंने पहले भी जिस तरह से कहा निस्फ ईमान है। आप जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें अपने आप को। अगर आप बाहर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, तो रूटीन में भी आपको जो है वो अपने हाथ धो लें और नीट रहें। डॉक्टर मुख्तार साहब की तरफ जाऊँगी। सर, हमने मास्क के हवाले से भी बात की कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो भी WHO की तरफ से भी, और आप भी जो सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद मेरी ज़िंदगी को खुदा ना खासा ख़तरा लाहक हो जाएगा। ये मास्क जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं या टिश्यू पेपर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसको कैसे तल्फ करें? क्या एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है? देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया ना कि वायरस इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन को ख़त्म, ये डॉक्टर्स अक्सर ये WHO भी कह रही है कि जाके हाथों को धोएं जो है। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी, या साबुन से धोएं, या फिर मैं आपको एक और आसान सी चीज़, ऐसी क्रीम लें जो अल्कोहलिक क्रीम हो। ओके। क्योंकि हमने वायरस की प्रोटीन को ख़त्म करना है।
जब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन पानी में सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है, तो वो वायरस जिंदा रह जाएगा। अगर आपने कोई अल्कोहलिक मटेरियल यूज किया या इसके साथ आपने डिटर्जेंट यूज किया जो साबुन में होता है, तो प्रोटीन खत्म हो जाती है। उसके बाद आ जाता है वायरस का विरासती मादा, उसको आपने पानी में जाके धोया तो वो खत्म हो गया। लेकिन मैं जो आपकी तवज्जो जो है ना जो कि लेके जा रहा हूँ वो इसमें ऐसे है कि चाइनीज आर द बेस्ट साइंटिस्ट एज फार एज वायरल इन्फेक्शंस आर कंसर्न। मेरी लैब में 30 चाइनीज पोस्ट डॉक्स ने काम किया एंड डेफिनेटली सम ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग ओवर देयर आल्सो, आजकल जो इशू आ रहा है। लेकिन दूसरे जो थे जो है ना, दे रेजिस्ट टू कम ओवर हेयर। हमें ठीक है, ये वायरस का इशू नहीं है, दिस इज़ फाइन, लेकिन हमें एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो चंद एक, जो कि मेरे अमेरिकन स्टूडेंट हैं, 2 एक फ्रेंच स्टूडेंट हैं, हम एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं। ओके। वो कोर्स होगा कि ये जैसे मैडम ने फरमाया कि एयरपोर्ट को, जहाज को जो है ना फ्यूमिगेट किया गया, तो हमें फ्यूमिगेशन की जरूरत नहीं है। उसको ओनली अल्कोहलिक सोल्यूशन से धोने की जरूरत है या साबुन वाला पानी बना के जो है ना उसको धोने की जरूरत है, क्योंकि हमने वायरस को बेसिकली जो है ना हमने उसको खत्म करना है। हमने जाना है इसकी साइंस में, बल्कि ये हमें हमारे लिए अच्छा मौका हो गया। जैसे नियाज साहब फरमा रहे थे, हम तो कोरोना क्या, हम तो इंशाल्लाह अगर थोड़े से जैसे हम विजिलेंट हो गए हैं, मेरे ख्याल में आने वाले साल में तो नजला जुकाम भी नहीं होगा। हमारे लोग इतने अवेयर हो रहे हैं, हमारे लोग इतने ट्रेन हो रहे हैं। तो सर ये स्प्रे भी खुद बना के वो छिड़काव कर सकते हैं, जो आपने कहा कि फ्यूमिगेशन की जरूरत नहीं है, बस आप खुद पानी में साबुन को मिक्स करके, जैसे आम लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, जैसे आप एक चीज मैं और भी आपको क्लियर कर दूं, आपने टिश्यू पेपर की बात की और वो जो है ना इस पे वायरस, अगर आप इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं जो है ना, आपने जनरल डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक हो गया, तो वायरस कम से कम 4 दिन तक इन्फेक्शियस रहता है। ओके। तो उसके लिए मेरी ये एक एडवाइस होगी हर घर में, हर बहन को, हर माँ को, बेटी को, कि वो घर में ब्लीच का सोल्यूशन, ब्लीच बड़ा सस्ता मिलता है, उसका सोल्यूशन बना के रखें, ठीक है ना जी। तो उसमें वो डाल दिया, उसमें डाल दें उसको। उसमें। लेकिन मैं एक जो है ना अपनी गवर्नमेंट को एक एडवाइस देना चाहूँगा, मैडम नौशीन साहबा को भी, नियाजी साहब भी तशरीफ रखते हैं, बल्कि हमारे पेम्स के बड़े अच्छे जो है ना, कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, आज उनका मेरे ख्याल में 38 बुलेटिन आएगा डेली जो है ना, वो जो भी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही हैं ओवरऑल, वो एक बुलेटिन के फॉर्म में जो है ना 3-4 पेज का हर शाम को वो उसको पब्लिश कर देते हैं। उससे सोशल मीडिया जो है ना वो नहीं पेनिट्रेट कर सका, या वो जितना यानी पैनिक फैलाना था दुनिया में वो नहीं हो सके, दे हैव फेल। मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि डेली जो है ना गेटिंग इन टच विद जो जैसे हमारे क्लिनिशियन एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निकल लोग हैं पब्लिक हेल्थ के, हर शाम को जो है ना एक बुलेटिन जो है ना शाया कर दें कि दिस इज ट्रस्ट वर्दी, बाकी डोंट लीव द रेस्ट एंड हेयर टू अस जो है ना। तो उससे हमारे बहुत सारे ये सोशल मीडिया जो है ना, जो होल्डिंग हो रही है कि हम मास्क छुपा के बाद में बेचें या हाई प्राइस पे बेचें, हमारे घर में भी यही हुआ। हम भी कल जो है ना बड़ी हाई कास्ट पे जो है ना मास्क लेके आए, एंड विदाउट माय परमिशन। आई विश दे वुड हैव आस्क्ड मी कि क्या लेने हैं या नहीं लेने। सो दिस इज द वे टू सर्वाइव। फिर एक और भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा कि अपने मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए, सर उसके लिए एडवाइस कर दें। और खाने पीने के हवाले से जो आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि गोश्त ना खाया जाए, सिर्फ सब्जियां और फल खाएं, तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि इसको भी क्लियर करें कि ये परसेप्शन है क्या। आई थिंक इसमें मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे हमें पता है कि जितनी भी ये हमारी वायरल डिजीज़ हैं उसमें बंदा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइड, कतई तौर पर कोई मुमानित नहीं है, वो तो वैसे भी खाने सीजनल फ्रूट्स जो से आजकल ऑरेंजेस वगैरह है, अमरूद वगैरह अच्छी तरह धो के, ये थोड़ा सा ये कि सब्जी फ्रूट जो भी आप खाएं अच्छी तरह धोएं और वेल कुक्ड होना चाहिए सर। तो चीज़ आप पका रहे हैं ये भी प्रोटीन, देखो प्रोटीन तो वैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोटीन की इनटेक जो सी है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर जॉनसन वो मना करेगा। हाँ। ठीक है, ये सोशल मीडिया वाला हाँ, तो ये वहाँ से उड़ रही है जी। कोई कतन किसी एहतियात की जरूरत नहीं है कि ये
वैसे भी जनरल पॉपुलेशन को जनरल तो आजकल चलें, जो हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गए, बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, छोटा गोश्त खाना चाहिए, वो वो एक वाइट जनरल हेल्थ इश्यूज के हवाले से एडवाइस किया जाता है, फिश खानी बिल्कुल। चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन कोई इसके लिए, जैसे आपका जुकाम होता था, जुकाम में कभी आपने जाके पूछा था मैं क्या खाऊं? ऑटोमेटिकली घर में यखनी बन जाती थी, आप यखनी पीते हैं क्योंकि वैसे ही आपका दिल नहीं कर रहा होता ना बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने पीने को। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि खुदा न खासा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप इसको ये लेबल ना कीजिए कि मैं गया, नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल। अगर पॉजिटिव हो भी जाता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं अगर है, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है, तौर पर बिल्कुल। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैडम ने भी बताया, हमें भी पता है कि इसमें इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो बहुत कम है। आई मीन 98% पेशेंट्स तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। और फिर अगर किसी और बीमारी का शिकार हैं या उम्र रसीदा अफराद हैं, फेफड़ों का, दमों का या दमा या कोई और ऐसा मर्ज लाहक है, तो वो जरा आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप होता है, अदरवाइज लोगों को मेडिकली टेंशन लेने की कॉम्प्रोमाइज हो जरूरत गए, नहीं। ओल्ड एज ग्रुप पेशेंट्स हो गए, उसका भी एक कोर्स होता है ना जी। सही। अगर के पेशेंट उस तरफ जा रहा है तो तब है तब ना। होगा तो वो तो वक्त पहले बिल्कुल खत्म इंटरवीन रहा हो जाता है। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। मुख्तार साहब, ये मुझे बताइए कि आगे मौसम चेंज हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, अभी भी कहा जाता है कि खुद को थोड़ा वार्म अप रखें, तो उसमें खत्म हो जाएगा? देखें, लेट्स होप सो, लेकिन फोरकास्ट नहीं की जा सकती। Okay. लेकिन जो खाने पीने वाली बात आप कह रही थी ना, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो ना, जितनी अच्छी डाइट आप खा सकते हैं ना, खाएं, क्योंकि है। वायरल इन्फेक्शन आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही होती है। गेट द बेस्ट फूड। अगर आपको नज़ला जुकाम होता है तो जितनी अच्छी फिश खा सकते हैं, जितना अच्छा सूप पी सकते हैं, गो एंड एंजॉय एवरीथिंग जो है ना, देन यू विल ठीक है। रिकवर। वन लाइनर लास्ट में से। वो जो डॉक्टर साहब मुख्तार साहब फरमा रहे थे ना, वायरस की मिसाल यूं ले कि जैसे आपके खाने को कोई दूसरा बाहर का बंदा आके खा जाए, आपने अपने तैयार किया है। यानी आसान अल्फाज में। बहुत शुक्रिया जी। और अगर आप उसको वक्त बिल्कुल खाना नहीं खत्म हो गया देंगे सर। तो वो वैसे ही हो भाग ठीक जाएगा। है, ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर अंसर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शेर अली खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, और इसके अलावा डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था। इस वक्त गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं और आम लोगों को किस तरह से एहतियात करने की ज़रूरत है, इलामात के हवाले से भी हमने बताया। लेकिन असल चीज़ ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो है हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि इसमें 98% लोग जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। और अभी भी जो WHO ने हमें फिगर्स दिए उसमें तकरीबन 32,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। एक टाइम स्पेन होता है कुछ अरसे के बाद, जब ये वायरस फैलता है उसके बाद जितने दिन लगेंगे आपको रिकवर होने में, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह जो भी एक आम तौर पर जो इलामात होती हैं, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। बस एहतियात करें, साफ़ सुथरे रहें, और ये वैसे भी बहुत अच्छी बात है। और अब खाने पीने का ख्याल रखें, जो चीज़ खा रहे हैं उसको धो के इस्तेमाल करें, अच्छी तरह वेल कुक चीज़ें इस्तेमाल करें, अच्छा पकाएं। इसके अलावा कोई ऐसी इसमें टेंशन की बात नहीं है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।